तो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, इस कड़कड़ाटी ठंड में आपके लिए हम प्रयास टीम जो है वो लाई है एक गर्मा गर्म लेक्चर। और इस लेक्चर में जो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो नर्वस सिस्टम से हम लोग को आता है, यानी कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है जो नर्व इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है और उसका कंडक्शन होता है एक न्यूरॉन में या एक्सॉन में। उसकी हम लोग बात करेंगे, फिर उस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन जो नीट में आए हुए उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें, देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। अब हमें पता है कि यहां पर जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो होते हैं दे आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या है? एक्साइटेबल सेल है, यानी कि इनको आप कोई स्टिमुलस दोगे तो ये रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक्साइटेबल सेल होते हैं। और ये जो एक्साइटेशन है, यानी कि ये जो इंपल्स जनरेशन है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये सिग्नल जो इन लोग करते हैं, इसके पीछे जो इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली कौन इन्वॉल्व होते हैं? आयंस इन्वॉल्व होते हैं। और आयंस का क्या ऐसा होता है? आयंस का यहां पर मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स होता है ये दो तरीके से होता है। अगर यहां पर एक्सॉन के अंदर, यानी कि एक्सोप्लाज्म में इनसाइड ऑफ एक्सॉन यहां पर मूवमेंट हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं इनफ्लक्स। और अगर ये बाहर हो रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं ई फ्लक्स, यहां पर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो एक इंपल्स जनरेशन का कार्यक्रम है वो आयंस के मूवमेंट यानी कि फ्लक्स ऑफ आयन होता है। और फ्लक्स मूव कर सकते हैं दो तरीके से, बाहर से अंदर की तरफ एक्सॉन के, बाहर से अंदर की तरफ, और अंदर से बाहर की तरफ एक्सॉन में, यानी कि इन फ्लक्स और ई फ्लक्स। तो इतनी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है आयंस का, ये कौन करवाता है? तो बेसिकली एक्सोलेमा, जो कि एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, उसमें कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो आयंस का मूवमेंट कराते हैं, और उन चैनल्स को हम लोग नाम देते हैं आयंस चैनल। उन आयन चैनल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं जो इस टाइप की मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये आयन चैनल्स कौन कौन सी हैं देखते हैं कि करके। सबसे पहले यहां पर डिफ्यूजन चैनल्स होती हैं, डिफ्यूजन चैनल्स, और इनको जो है यहां पर बोला जाता है लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स बोला जाता है क्योंकि यहां पर देयर इज ऑलवेज डिफ्यूजन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये ही वो आयन है जो यहां पर इन्वॉल्व होते हैं और इनका डिफ्यूजन होता रहता है। कौन सी चैनल से? डिफ्यूजन चैनल से। इन्हें लीकी चैनल्स भी कहते हैं एंड दे आर ऑलवेज ओपन। फिर कुछ चैनल होते हैं जिसे हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, जैसे ही वोल्टेज चेंज होता है वहां पर ये चैनल जो है वो ओपन होती हैं, और ये दो प्रकार की होती है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब नाम से ही हमें क्लियर है, जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होगा तो सोडियम का फ्लक्स होगा, और जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगी तो पोटेशियम का फ्लक्स होगा। फिर यहां पर जो पंप होता है, जो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप यहां पर होता है, और ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज का? सोडियम और पोटेशियम का। क्या करता है बेसिकली? ये क्या करता है, 3 सोडियम जो है वो क्या करेगा? आउटसाइड, आउटसाइड मतलब एक्सॉन से बाहर की तरफ, एक्सॉन के अंदर से बाहर की तरफ जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा एक्टिवली, इसलिए इसके नाम में पंप लगा हुआ है। फिर ये जो 2 पोटेशियम है ये क्या करेगा? ये इनसाइड ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सॉन के बाहर से अंदर की तरफ। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ट्रिक से हमें याद रखना है। एक कंपनी हुआ है मोबाइल की जिसे हम कहते हैं नोकिया, तो ये ध्यान रखना है सोडियम जो है वो आउटसाइड है और पोटेशियम जो इनसाइड है, और ये पंप जो है वो कैसा है? एक्टिव पंप है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये कुछ चैनल्स होती हैं जो ये फ्लक्स यानी कि ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो कराती हैं, जिसके कारण जो है यहां पर आपको ये इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर फेजेस की।
क्या क्या फेज यहां पर प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्शन है किन किन फेजेस में होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब एक एक्सॉन या न्यूरॉन जो है रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में रहेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या रेस्टिंग फेज की हम लोग बात करें तो वहां पर क्या होने वाला। सबसे पहले अभी यहां पर स्टिमुलस नहीं आया है, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है एक्सॉन में। तो ये है हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ये है एक्सॉन, इसके अंदर है साइटो, इसके अंदर जो है एक्सोप्लाज्म है। अब यहां पर रेस्टिंग स्टेज में जब स्टिमुलस नहीं आया है, यहां पर ये मेम्ब्रेन जो रहती है इस प्रकार से रहती है कि बाहर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सॉन के बाहर का स्थिति है, बाहर ये रहेगी पॉजिटिव चार्ज और अंदर रहेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड, और ये हो गया एक्सोप्लाज्म यानी कि इनसाइड। यहां पर हम लोग बात कर आउटसाइड जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी वजह से है, यहां पर आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, सोडियम आयन यहां पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और यहां पर अगर इनसाइड की बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे पोटेशियम आयन और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, मेनली सोडियम की वजह से है। तो वहां पर हायर कंसंट्रेशन किसकी देखने को मिलेगी, सोडियम आयंस की देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से जो है यहां पर हम लोग इनसाइड की बात करें तो यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि अंदर की तरफ जो है यहां पर आपको हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम का मिलेगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन रहेंगी। उसके कारण जो है यहां पर कंपैरेटिवली जो है यहां पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है हायर कंसंट्रेशन इनसाइड में आपको मिलेगी पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है और अंदर की तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रेस्टिंग स्टेज में जो है ये मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेज में है, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड स्टेट में यहां पर है। और इस पोलराइज्ड स्टेट में आप ये कब आएगी, ये रेस्टिंग स्टेज में। तो मेम्ब्रेन यहां पर क्या है, पोलराइज स्टेट में है, कब, रेस्टिंग स्टेज में, जब स्टिमुलस नहीं आया है, ये नॉर्मल, जब स्टिमुलस नहीं आया। अब अगर हम लोग बात करेंगे रेस्टिंग स्टेज में तो यहां पर हम लोग बात करें जो मेम्ब्रेन है हमारी इसकी परमेबिलिटी की बात करें तो इट इज, यहां पर आपको याद रखना है, इट इज परमिएबल टू पोटेशियम, इट इज परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन एंड impermeable to negatively charged प्रोटीन। नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन जो है वो उसके लिए क्या है, कंप्लीटली इम्परमिएबल है। इस तरीके से ये रेस्टिंग स्टेज में जो है यहां पर ये कहानी बनती है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी। अब ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी तो यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग स्टेज में है तो रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। हमने यहां पर इसका पोटेंशियल अगर नापा तो वो कितना आया, -70 मिलीवोल्ट, और उस पोटेंशियल को हम लोग ने नाम दिया रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग स्टेज में जो पोटेंशियल आएगा उसे आप बोलोगे रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी, -70 मिलीवोल्ट। इस तरीके से जो है यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से यहां पर ये पोटेंशियल होगा। अब ये जो पोटेंशियल है वो मेनली किसकी वजह से आया है, इन आयंस की वजह से। इन आयंस का क्या कहानी है ये आपको पता होना चाहिए कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, और यहां पर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि ये आयंस तो समझ में आ गए, तो आपने कुछ चैनल्स भी बताई थी। चैनल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, चैनल्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो डिफ्यूजन चैनल है जिसे हम लोग ने लीकी चैनल बोला था, ये तो हमेशा क्या है, ओपन है। ये क्या है, ओपन है। अब जब ये ओपन है डिफ्यूजन चैनल, ये जब डिफ्यूजन चैनल ओपन है तो डिफ्यूजन तो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सोडियम की हायर कंसंट्रेशन कहां है, बाहर,
और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, अंदर। तो सोडियम का डिफ्यूजन होगा बाहर से अंदर, और पोटेशियम डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कोई भी फेज या स्टेज चल रहा हो, कोई भी फेज या स्टेज यहां पर चल रहा हो, तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन चैनल यानी कि लीकी चैनल इज ऑलवेज ओपन, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि वोल्टेज गेटेड चैनल तो यहां पर रहेंगी क्लोज। अब यहां पर समस्या ही है कि अगर सोडियम सारा का सारा अंदर आ जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन, तो वहां पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। इसीलिए जो है हमको क्या करना है, अब ये जो डिफ्यूजन से जो सोडियम अंदर आ रहा है इसको बाहर भेजना है, तो हम क्या ओपन करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन करेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन करेंगे, और ये पंप क्या करेगा, 3 सोडियम जो है वो क्या करेगा, बाहर फेंकेगा एक्टिवली, और 2 पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, अंदर की तरफ भेजेगा, ताकि ये मेम्ब्रेन जो है वो किस स्टेट में रहे, पोलराइज स्टेट में रहे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रहे, और रेस्टिंग पोटेंशियल यहां पर कितना है, -70 मिलीवोल्ट आए। इस तरीके से जो है ये रेस्टिंग स्टेज की कहानी है। इसमें से कुछ भी सवाल आ जाएगा तो आपको अगर ये सारी जानकारी है तो कभी गलत नहीं होने वाला। अब यहां पर रेस्टिंग स्टेज की बात हो गई, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात हो गई, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की बात हो गई, आयंस की बात हो गई, परमिबिलिटी की बात हो गई, चैनल्स की बात हो गई। ये सारी बात करने के बाद अब हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज जो हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि जब पोटेंशियल या स्टिमुलस आएगा तो कैसे पोटेंशियल जनरेट होगा, या इस मेम्ब्रेन में, इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो स्टेज है उसे आप बोलोगे डीपोलराइज्ड या डीपोलराइजेशन स्टेट। डीपोलराइजेशन स्टेज कहोगे आप, ठीक है, या फेज आप कहोगे। अब इसमें सबसे पहले तो स्टिमुलस लाना है। स्टिमुलस यानी कि कोई भी चीज, स्टिमुलस जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए, मिनिमम स्टिमुलस होना चाहिए, और उस स्टिमुलस को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि एक मिनिमम इंटेंसिटी का होना चाहिए, उसे आप बोलोगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और ये कितना होता है, +10 मिलीवोल्ट, +10 मिलीवोल्ट, मतलब इतना मिनिमम स्टिमुलस जनरेट होना चाहिए, इंटेंसिटी जो है इसकी, वोल्टेज जो है इतना +10 मिलीवोल्ट का होना चाहिए, जो क्या करे, वहां पर इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दे, यानी कि वहां पर उसको जो है एक्साइट कर दे। इस तरीके से जनरेशन या कंडक्शन, जनरेशन ऑफ इंपल्स के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपको मिनिमम स्टिमुलस चाहिए, और वो मिनिमम स्टिमुलस को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है +10 मिलीवोल्ट। इस तरीके से इतना होगा तो वहां पर इंपल्स जनरेट होगा, इससे ज्यादा होगा तो भी होगा, लेकिन इससे कम होगा तो यहां पर स्टिमुलस जनरेट या एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो अब यहां पर स्टिमुलस आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये स्टिमुलस, ठीक है, हमारी मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में कैसी रहती है, यहां पर इस तरीके से रहती है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर हमारी मेम्ब्रेन रहती है। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये साइड पे स्टिमुलस आया, ये साइड पे क्या आया, स्टिमुलस, इसको हम लोग ने नाम दे दिया साइट ए, ठीक है, इसको हम लोग ने नाम क्या दे दिया, साइट ए। अब इस साइट ए पे जैसे ही यहां पर स्टिमुलस आएगा तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बहुत इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसके लिए, सोडियम के लिए। मेम्ब्रेन जो है परमेबल हो जाएगी किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। तो अब धड़ल्ले से क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ आएगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा। अब सवाल यह है कि सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, सोडियम आयन अंदर की तरफ लाना है यहां पर, तो क्या करेंगे, बेसिकली हम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल कौन सी वाली, सोडियम वाली, ये क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और हमने पहले ही पढ़ चुके, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे ही वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेंगे, लेकिन यहां पर कौन सी वाली, सोडियम, और धड़ल्ले से क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ। अब सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन चैनल अभी भी खुले हुए, कोई भी स्टेज चलेगा, डिफ्यूजन या लीकी चैनल हमेशा ओपन, ये आपको ध्यान रखना। अब ये सोडियम जो है आ रहा है अंदर, आ रहा है।
अब यहां पर होगा क्या, मेम्ब्रेन की जो है ये पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। पोलैरिटी यहां पर चेंज होगी। कैसे चेंज होगी कि यहां पर जो साइट ए है, यहां पर साइट ए पे क्या होगा कि यहां पर अंदर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर काम होगा, इस तरीके से। तो साइट ए पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। चेंज मतलब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्स हो जाएगी, और इस स्टेज पे, इस स्टेज को आप क्या बोलोगे, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलोगे। इस स्टेज को आप बोलोगे डीपोलराइजेशन, और यहां पर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। कहां पर, अब होगा क्या, अब यहां पर पोलैरिटी जो है रिवर्स हो गई। कहां पर, एट द साइट ऑफ स्टिमुलस। अगर ये ए साइट है तो ये बी साइट है, ठीक है, यहां पर ए साइट है तो ये बी साइट है, इस तरीके से। अब यहां पर जो है ये इंपल्स जो है जनरेट हो गया। अब ये मूव करेगा, कैसे मूव करेगा कि अगर हम लोग बात करें आउटसाइड और इनसाइड की, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है ये इंपल्स क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब ये मूव करेगा तो यहां पर बाहर की तरफ जो ये करंट है वो मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि बी टू ए, और अंदर की तरफ ये मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि साइड ए टू बी। इस तरीके से जो है यहां पर ये चेंज हुआ पोलैरिटी, और फिर जो है फिर ये आगे बढ़ेगा, यानी कि अब जो है ये इंपल्स यहां पर जनरेट हुआ, अब यहां से ये जो है आगे बढ़ना चालू होगा। तो जैसे यहां पर करंट यहां मूव करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर जो है इस तरफ से बाहर की तरफ, इधर से इधर मूव करेगा, यहां पर अंदर से जो है ए टू बी मूव करेगा। इस तरीके से ये शिफ्ट होता रहेगा, और यहां पर जो है मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो है चेंज होकर डीपोलराइज मेम्ब्रेन जो है वो कंडक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहां पर जो है कंडक्शन देखने को मिलेगा, कंडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहीं पर हमको ये समझ जाना है कि ये स्टिमुलस जो है ये कितना होना चाहिए, मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना चाहिए +10 मिलीवोल्ट का। अब यहां पर अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो कितना आएगा, -60 से -55 लगभग, क्योंकि जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना था, +10। तो पोटेंशियल जो है यहां का 10 का डिफरेंस आएगा। अब यहां पर ये हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही स्टिमुलस एक पर्टिकुलर साइट पे आता है तो वहां पर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्या हो जाते हैं, खुल। तो इस तरीके से जो है सोडियम धड़ल्ले से मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि एक्सॉन के अंदर आता है, और पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। तो डीपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन, और वहां पर क्या जनरेट हो जाता है, इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो जाता है। फिर जो है यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको यहां पर जो है इंपल्स मूव करता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, और इसी को आप नाम क्या दोगे, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ये आप इसे नाम दोगे। हमने अब यहां पर डीपोलराइज देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है अगली स्टेज में। अगली स्टेज को हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। अगली स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन स्टेज कहते हैं। रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, ये जो परमेबिलिटी आपने बात की थी, परमेबिलिटी जो है आपने बात की थी किसकी, सोडियम आयन की, ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ये क्या होगी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है। ये जो परमेबिलिटी थी ये शॉर्ट लिव्ड होती है। सोडियम आयन की जो परमेबिलिटी होती है वो काफी शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, बाहर जाने लगेगा। अब यहां पर ये जो साइड थी जहां पर ये पोलैरिटी रिवर्स हो गई थी, अब यहां पर क्या होगा, ये जो सोडियम अंदर आ रहा था ये कम समय के लिए अंदर आए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है यहां पर बंद हो जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेंगे और अंदर की तरफ क्या ज्यादा था, पोटेशियम, और ये पोटेशियम क्या करेगा, बाहर जाना चालू कर देगा।
और ये पोटेशियम जो है बाहर अब ज्यादा हो जाएगा, और पोटेशियम भी जो है वो कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसलिए बाहर की तरफ जो है यहां पर अब चार्ज जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अंदर की तरफ जो है, ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम लोग बात करें रेस्टिंग स्टेज में भी यही होता था। रेस्टिंग स्टेज में भी बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। यानी कि फिर से जो है यहां पर पोलराइज स्टेज आ गई, और इसी को आप क्या बोलोगे, रीपोलराइजेशन। इसी को आप क्या बोलोगे, रीपोलराइजेशन बोलोगे। रीपोलराइजेशन यहां पर इसे आप कहोगे। अब यहां पर एक चीज हमें समझना है कि रीपोलराइजेशन यानी कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो है वो तो वापस आ गई, लेकिन यहां पर रेस्टिंग स्टेज नहीं आया। रेस्टिंग स्टेज इसलिए नहीं आया क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में ये बात तो सही है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता रहा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता रहा, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पोटेशियम की वजह से है, ना कि सोडियम की वजह से। और हमें पता है बाहर रेस्टिंग स्टेज में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से, लेकिन यहां किसकी वजह से है, पोटेशियम की वजह से, ना कि सोडियम। तो अब जो है क्या किया जाए, अब थोड़ा दिमाग चलाया जाएगा और क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा किसको, पंप को। अब क्या किया जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और जो वोल्टेज गेटेड चैनल वो हमें जो है क्लोज करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, सोडियम वाली। अब ये क्या करेगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, और अब ये क्या करेगा, 3 सोडियम क्या करेगा, बाहर, और 2 पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, इन। इस तरीके से जो है वहां पर फिर से जो है पोलैरिटी रेस्टिंग स्टेज वाली आ जाएगी, यानी कि सोडियम क्या हो जाएंगे बाहर, और पॉजिटिव चार्ज तो था ही, और अंदर क्या हो जाएंगे, पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो रेस्टिंग स्टेज जो है फिर से आ जाएगी, और एक बार रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी तो दैट एक्सॉन या दैट न्यूरॉन इज अगेन रेडी टू जनरेशन ऑफ अनदर इंपल्स, यानी कि वो स्टिमुलस रिसीव करने के लिए अब फिर से तैयार है। तो इस तरीके से जो है ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कब कौन सा स्टेज है, ठीक है, और कौन से आयन कहां मिल रहे हैं, और कौन सी चैनल्स जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें कि कैसे जो है जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होता है। अब यहां पर हमको एक चीज ध्यान रखना है, एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये है बेसिकली टाइम टेकन बाय एन एक्सॉन और न्यूरॉन टू अगेन बिकम रिसेप्टिव ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस रिसीव करने का दोबारा ये तैयार है उस दौरान जब ये पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन चल रहा है, जब ऑलरेडी एक कंडक्शन चल रहा है, तब ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है दूसरा स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड है जब तक मेम्ब्रेन जो है वापस रेस्टिंग स्टेज में ना आ जाए, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये होता है लगभग 1 से 5 मिली सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, 1 से 5 मिली सेकेंड होता है। और जैसे ही मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रेस्टिंग स्टेज में दोबारा आ जाएगी, तो यहां पर इट कैन अगेन रिसीव ए स्टिमुलस, इट कैन अगेन बी रिसेप्टिव ऑफ स्टिमुलस। तो जब तक ये ऑलरेडी एक इंपल्स जनरेशन कंडक्शन चल रहा है, तब तक के लिए वो जो मेम्ब्रेन है वो स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकती, और उसी को आप नाम क्या देते हो, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये बहुत छोटा सा समय होता है, कम सा समय होता है, 1 to 5 मिली सेकेंड यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। तो उस दौरान यहां पर मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हो एक्सॉन जो है, इट कांट रिसीव अनदर स्टिमुलस, इट कांट रिसीव अनदर स्टिमुलस। जब एक ऑलरेडी चल रहा है तो इस दौरान जो है यहां पर दूसरा स्टिमुलस ये रिसीव नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना है। उसी टाइम पीरियड को आप बोल रहे हो रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने देखा कि ये कंडक्शन जनरेशन जो है इंपल्स का कैसे होता है, आयंस का मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, कौन से आयंस है ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम पोटेशियम ये आपको ध्यान रखना है, कब पोलैरिटी क्या है ये आपको ध्यान रखना है,
और कहां पर करंट किस साइड से किस साइड पे जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है, आयंस का मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर आपको सवाल बन जाए। चलिए अब जो हम लोग ने पढ़ा उसका एप्लीकेशन देखते हुए हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे जो है हम कुछ सवाल यहां पर लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं, पहला जो हमारा सवाल है ये देखते हैं कि व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है भाई, रेस्टिंग स्टेज में यानी कि पोलराइज्ड है, नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। तो पोलराइज स्टेज में ये पूछ रहा है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में पूछ रहा है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयन। ये बात बिल्कुल गलत है, मोर परमिएबल यहां पर बिल्कुल गलत है, सोडियम के लिए नहीं होगी, ये पोटेशियम के लिए होगी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट, इक्वली परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इम्परमिएबल वो होती है, नियरली इम्परमिएबल होती है पोटेशियम सोडियम के लिए, और इम्परमिएबल होती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। तो अब हमें चौथा ऑप्शन चेक करना है और बाय डिफॉल्ट वही आंसर होने वाला है, देख सकते हैं, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बढ़िया लग रहा है, तो हमें गोला जो है इसी स्टेटमेंट पे लगाना है, हमारा आंसर जो है वो यही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये जो रेस्टिंग स्टेज में जो परमिएबिलिटी होती है वो आयंस की क्या होती है, परमिएबल टू पोटेशियम, इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। अब ये स्टिमुलस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जब यहां पर डीपोलराइजेशन होता है तो क्या चेंज देखने को मिलता है, यहां पर आयंस का मूवमेंट, और ये आयंस का मूवमेंट क्या होता है, सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। अब बाहर जो फ्लूइड है उसे आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर जो है एक्सॉन के अंदर उसे आप क्या बोलोगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, नहीं। सोडियम आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर, ये बात सोडियम आयन के लिए तो सही है लेकिन फ्लूइड की डायरेक्शन गलत है। फिर पोटेशियम आयन बोल रहा है, गलत है। सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, तो हमारा आंसर फिर से हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। तो सोडियम जो है धड़ल्ले से आया था अंदर की तरफ, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोल गए थे, इसलिए जो है हमारा यहां पर आंसर जो है हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, मतलब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्टिमुलस की साइड पे जो पोलैरिटी चेंज होती है, तब क्या इवेंट अकर सबसे पहले होता है, सबसे पहले तो पहला होगा ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, नहीं ये तो बाद में होगा, क्योंकि ये जो परमिबिलिटी होती है सोडियम की ये शॉर्ट लिव्ड होती है, उसको बैलेंस करने के लिए जो है आप यहाँ पर पोटेशियम चैनल, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, नहीं। ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, बिल्कुल सही बात है, यही तो हुआ था। यहां पर सी ऑप्शन पे आप गोला लगाएंगे, क्योंकि धड़ल्ले से जो सोडियम आ रहा था वो किसकी वजह से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर इस तरीके से ये सारी कहानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन के बाद का स्टेज, यानी कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और जो सोडियम के जो परमिबिलिटी वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसको बैलेंस करने के लिए रीपोलराइजेशन यानी कि वापस से जो है बाहर पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है, और वो किसकी वजह से होता है, पोटेशियम का बाहर जाना, और पोटेशियम का बाहर जाना क्या कहलाएगा, पोटेशियम ई फ्लक्स। ई फ्लक्स यहां पर होगा, यानी कि पोटेशियम जो है अंदर से क्या चाहेगा, बाहर जाएगा, और वहां पर क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो खोलेंगे। इस तरीके से यहां पर ये सवाल आपको करना है। फिर पूछ रहा है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है बेसिकली हमें पता है कि यहां पर वो मिनिमम स्टिमुलस है जो क्या करेगा, डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, और इसकी वैल्यू होगी +10 मिलीवोल्ट, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहां पर बी हो जाए। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन जो है आपको टिक गोला लगाना है। इस तरीके से यहां पर जो है हमने जो है ये क्वेश्चन देख लिए कि आप अगर टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे
और फेजेस वाइज, चैनल वाइज सारी चीजें, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा। तो हमने यहाँ पर जो है इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की 30 मिनट्स में, और हमारी प्रयास टीम जो है लगातार कंटिन्यू लगी हुई है यहाँ पर, जो है यहाँ पर आपके लिए जो है 30 मिनट में एक टॉपिक कवर करने के लिए, और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट जिसमें से सवाल आते हैं या आएंगे और आते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के लेक्चर के लिए जो है हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।